अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेक्रेटेरिएट चौक हम इस वक्त मौजूद हैं और अशूरा के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ एहतमाम किया गया है और इसको लेकर अमन कारवां का एहतमाम भी किया गया है। कमिश्नर साहब हैं, CCPO साहब हैं, IG साहब हैं और दीगर हर तबके के उलमा मशाइख जो हैं वो उसमें मौजूद हैं और उसका बेसिक मकसद है कि अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है उसके हवाले से कोई भी गलत फहमी अगर पैदा होती है या किसी भी जगह कोई ऐसी गलत फहमी जिसे एड्रेस नहीं किया जाता और वो बहुत बड़े सानहे में बदल जाती है, तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपर एड्रेस किया जा सके। और थीम क्या है अमन कारवां का, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीस कमेटी है, मशाइख पर मुश्तमिल है, जिसमें हर तबका फ़िक्र के मशाइख जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अब पूरा नाम और डेजिग्नेशन अपना बता। मोहम्मद आसिम मखदूम मेरा नाम है जी, चेयरमैन हूँ कुल मसाले कुलमा बोर्ड का और अमन कमेटी का मेंबर हूँ। आसिम मखदूम साहब, क्या सोल और क्या रूह होगी अमन कारवां की आपकी दानिस्त में, आपके जहन में? ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये कारवां कमेटियाँ तो बड़े अरसे से कायम हैं कि तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख पर मुश्तमिल ये कमेटी जुलूसों का और इमाम बारगाहों का और मजालिस का जो है वहाँ दौरा कर रही है। और ये मुल्क पाकिस्तान जो है इसमें हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। आप देख रहे हैं कि ये आज उसकी मिसाल है, उसकी नज़ीर है कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम के अंदर खुली इजाज़त है हर मकतब को कि वो अपनी इबादत गाहों के अंदर इबादत करें और जो मुतय्यन रूट हैं उनके ऊपर वो अपने जुलूस निकालें। तो पाकिस्तान में हर मज़हब और मसलक को आज़ादी हासिल है और ये एक वहदत की मिसाल है कि आज यहाँ हम आप देख रहे हैं कि अमन कारवां जो है वो एक मरकज़ी जुलूस के अंदर मौजूद है और इंतज़ामिया के लोग यहाँ मौजूद हैं और उलमा और मशाइख इसके अंदर हैं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है पूरा जी आपका? मेरा नाम कारी खालिद महमूद है। जी कारी साहब, आपकी दानिश में कितना ये ज़रूरी है और इसके असरात, मुस्बत असरात, इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? ये बहुत ज़रूरी है और सबसे अहम काम यही है अमन और सलामती का। मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए और सब जब हम मिलकर CCPO साहब और कमिश्नर साहब के साथ हम मिलकर ये अमन का डेलीगेशन जो जा रहा है हर जगह पर लोगों को दिखा रहा है कि तमाम मसालिक के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की सलामती के लिए बेहतरी फरमाए और हम सब एक हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अमन काफ़िला जो है पूरी अपनी सोल के साथ इसी तरह माशरे के UC लेवल तक चला जाए, दूर उफ्तादा इलाकों तक भी फैल जाए, तो आप समझते नहीं कि बदगुमानियों से, बहुत सारी अदम बर्दाश्त के कल्चर से, बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है? नहीं, यही बेसिकली मकसद यही है कि चूँकि ये गुलदस्ता जो है मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों का है, ये सारी की सारी लीडरशिप है लाहौर की जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मसालिक से है, तो इनको सबका इकट्ठा होना फूलों के गुलदस्ते की मानद इसका यही है कि ताकि ये हर नीचे के लेवल तक, सिटीज़न लेवल तक ये बात पहुँचे कि हमारी जो लीडरशिप सब इकट्ठी है और हम एक गुलदस्ते की तरह से हैं। हमारे मसालिक अपनी जगह पे हैं लेकिन हम सब एक हैं, मुसलमान हैं। इसका मकसद ही ये मैसेज कन्वे करने का है कि ताकि सबको पता चले कि तमाम मसालिक के लोग ऊपर के लेवल पे सब इकट्ठे और मिल के अमन को कायम करने के लिए कोशिश हैं। और ये सिक्योरिटी इशूज़ को ख़ास तौर पर अशूरा के हवाले से क्या आपकी इनपुट है इस पर, हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को क्या बताएंगे आप? बेसिकली ये देखें, जब हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं तो पूरा एक वो पैकेज होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन जो है ना ख़ास तौर पे मसालिक के साथ, वो एक उसका बड़ा प्राइमरी जुज़ है, उसका प्राइमरी जुज़ है, ठीक है ना। तो इसलिए तमाम लोगों को ऑन बोर्ड होना, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ मकातब हाय फ़िक्र के लोग सब इकट्ठे भी हों ताकि उनको तमाम मसालिक के जो इश्यूज़ हैं, अगर किसी को कोई इशू है तो उसकी भी रीड्रेसल साथ साथ में होती जाए। इसका मकसद ही ये है कि सब लोगों को, पूरे लाहौर को ये पैगाम दिया जाए कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के, मुख्तलिफ मसालिक के लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं। आप इस वक्त बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप समझते हैं कि यहाँ से चीज़ें पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगी या आप भी एक रवायती टर्नओवर गुजारेंगे?
और उसी तरीके से जिस तरह बाकी अफसरान चले गए अपने ताईं कोशिश करते रहे सारे। आप लगता है कि बहुत सारी रूट्स हैं जो आपको पता है जो टच करने वाली हैं, समझते हैं वो हो सकेंगी या इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, कोशिश तो हर एक जो भी ऑफिसर होता है अपने लेवल पे वो पूरी कोशिश करता है कि जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनकी रिड्रेसल साथ साथ में होती जाए। अब ये साथ देखें, ये एक ना कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिफॉर्म जो होती है ना, वी आर एवॉल्विंग इन टू सम। अगर मैं आपको पुलिस कल्चर की बात बताऊं तो आज जब मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी उस वक्त पुलिस कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, जो कि आज अगर हम सोचते हैं कि जो चीज़ें होती थी तो अनथिंकेबल हैं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होती। लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लोगों की जनरली रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो गई है पुलिस की। उसमें मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आप नहीं समझते कि आपका जो अब सामना है वो जिस जमे गफ़ीर से है वो ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है? मीनार पाकिस्तान का वाक़या आपके सामने के खातून के साथ 400 लोग क्या करते रहे, अभी एग्जैक्ट तो फिगर आप बताएंगे कि कितने अंदाज़ा था? 15 पे कॉल्स की इतला है कि वो 15 पे कॉल भी करती रही, लेकिन कुछ हुआ ना। उसमें इस तरह से था कि 15 की कॉल से पहले पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, जो पुलिस वहाँ पे पार्क के अंदर थी। तो बेसिकली जो बच्ची को बाहर निकालने वाले जो लोग थे वो डॉल्फिन्स के हमारे 4 जवान थे, जिन्होंने क्राउड से बच्ची को लिया और लेके जैसे बाहर आए तो फिर SHO भी इन द मीनवाइल पहुंच चुका था। ये वाकया तकरीबन 7 बजे के इर्द गिर्द का है। जो इस वीडियो को देख के आपके दिल पे क्या बीती, बतौर सरबराह पुलिस CCPO साहब, क्या आपके दिल पे क्या बीती कि बच्चियों वाले हैं सारा माशरा? क्योंकि इस कदर सेंटीमेंट आया सर इसका। पब्लिक पल्स मीडिया के साथ हम राब्ते में पब्लिक के रहते हैं, जैसे आप लोग अपने इनपुट के लिए रहते हैं। इसमें बेसिकली दोनों ही एलिमेंट्स थे, एनरेज्ड एंड एम्बेरस्ड। ओह माय गॉड। तो ये एक बड़ा बिहेवियर, बड़ा एम्बेरसमेंट वाला बिहेवियर था जो लोगों ने वहाँ पे शो किया। उस खातून की, बच्ची की जो उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है, दैट मस्ट नॉट हैव बीन वायलेटेड एट ऑल। और जो लोगों ने उसका तमस्कर उड़ाया या उसके साथ उन्होंने असॉल्ट किया, ये बिल्कुल भी अनथिंकेबल सी बात है। मैं समझता हूँ कि हमारी माएँ, बहनें और बच्चियाँ जो हैं, दे शुड बी सेफ इन एनी इन्वायरमेंट। आप लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगी चीज़ें जी? क्योंकि आप देखें फोरेंसिक लैब के पास थाने सारे, कानून नहीं बन सका कि उन्हें हर सूरत एविडेंस दें, अपनी मदद आपके तहत देते हैं। इसकी ये होम मिनिस्ट्री में लेटर बना पड़ा है, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं अभी तक। मेरा ख्याल बहुत सारी जगहों पे जिस तरह आप सारे लोग बैठे हैं, ये बड़े देखें बैठे हैं, इसकी वेव्स कहाँ तक माशरे में जाएंगी कि सारे उलमा इकट्ठे हैं, आप लोग इकट्ठे हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें लेजिस्लेशन में भी शायद बहुत सारे बड़ों को बैठने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली बैठना चाहिए और इसके ऊपर आई थिंक ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, इसको आई थिंक इसकी रिड्रेसल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप समझते नहीं कमिश्नर साहब के चैलेंजेस शायद अब बढ़ते जा रहे हैं और इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आप देखें ना कि ख़ुद भी आप सोचते हैं कि बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो एड्रेस करने वाली हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर इन सेंसिटिव तरीन इवेंट्स को पाया तकमील तक पहुँचाना, लोगों को उनके राइट्स पहुँचाना, ये सारी चीज़ें बड़ा टफ आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं कि होता जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसको टफ नहीं कहूँगा मैं। हर चैलेंज अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जब भी कोई चैलेंज आपके पास होता है तो साथ में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उस चैलेंज को आप ना सिर्फ फेस करें बल्कि अच्छे तरीके से उसको निपटाएं भी सही। एवरी चैलेंज ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ। तो ये हमारी इंतज़ामिया के लिए हमेशा एक मौका होता है कि आप एक्सेल करें और अच्छा परफॉर्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर वी हैव अ वंडरफुल टीम जो कि आपस में बड़ी अच्छी जेलिंग की हुई है। ये एक्टिविटीज़ आपने देखा है साल से हो रही हैं और इन एक्टिविटीज़ को कमोबेश तमाम लोगों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। जितने ज़्यादा दिल लगा के, जितनी ज़्यादा मेहनत के साथ इंतज़ामिया काम करती है, उतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। और मेरा ये ख्याल है कि इन कामों में थोड़ा सा दिल लगा लेने से ज़्यादा निखार पैदा हो जाता है और ज़्यादा जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे सामने आते हैं। तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि ये काम मुश्किल हो रहा है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन अच्छे ऑफिसर्स जो हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं और रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छे आते हैं। अच्छा कमिश्नर साहब, बहुत सारे मसाइल यकसा निसाब तालीम ना होने की वजह से थे या बहुत सारी जगहों पे
जो हमारे पढ़ाने वाले हैं उनके एंड पे बेशुमार मसाइल। आप देखें ना कि यहीं से आप गाड़ी का रुख थोड़ा सा उन एरियाज़ की तरफ मोड़ दें जो पसमानदा इलाके हैं, तो इतना डिफरेंस, क्लास डिफरेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो उस डिफरेंस की बात कर रहे हैं जो क्लैश ऑफ विजन है बेसिकली। बिल्कुल उलट सोच होगी, आप कोई बात समझा नहीं सकेंगे। आप खुद मेरे साथ कैंपेन के लिए निकल जाएं वैक्सीनेशन को लेकर, तो एक रेडी वाला जो रेडी बान है वो भी शायद हमारी बात सुनने को तैयार ना हो। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप कानून के बरक्स चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो फिर ये चीज़ें कभी भी वाइंड अप नहीं होंगी। पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है और उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना सब लोगों पर बराबर फ़र्ज़ है। जहाँ हम कानून की इंटरप्रिटेशन के अंदर डिस्कशन खोलेंगे वहाँ फिर वो डिस्कशन कभी क्लोज़ नहीं होगी। कानून बनाना लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेटर्स का काम है। जब उन्होंने एक दफ़ा कानून बना दिया उसके बाद उस कानून के मुताबिक सज़ाएँ देना अदालतों का काम है। हम इंतज़ामी लोगों का ये बिल्कुल इस्तेहकाक नहीं है कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन करने बैठ जाएँ। और कवानीन मौजूद हैं, अगर कोई उस पर अमल दरामद नहीं करता तो उनके ख़िलाफ़ हर सूरत में कार्रवाई होनी चाहिए, बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। तब ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद रिफॉर्म भी कर जाएंगी और चीज़ें खुद ब खुद बेहतर भी हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोगों को जब आपने बाउंड किया कि आप हाज़िरी लगवाएं और उनका ताल्लुक़ बहुत सारों का कुछ क्रिमिनल माइंडसेट से है और कुछ रजिस्टर्ड क्रिमिनल लोग हैं, तो इससे कुछ आप समझते हैं कोई फ़र्क पड़ा, कोई माशरे में कोई लहर दौड़ी, कुछ पॉजिटिविटी की, या उन पर कोई डर खौफ वापस गया पुलिस का? इस सारी एक्सरसाइज से क्या इनपुट आप समझते हैं मिली? नहीं, डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क पड़ा। फ़र्क इस तरह से पड़ा कि जितने भी नोटोरियस क्रिमिनल से वो घबराना शुरू हुए, बहुत सारे शहर छोड़ के चले गए और बहुत सारे जो हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड चले गए। ये जो मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी सक्सेस है। और ज़ाहिर है ये एक कानूनी प्रोसीजर है जिसको कि हम फॉलो कर रहे हैं। CRPC के मुताबिक जो है वो 55-110 की कार्रवाई होती है, जिसमें कि हम नोटोरियस जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको अपनी सर्वेलेंस लिस्ट पे डालते हैं, जो एक ज़माने में जिसको बस्ता अलफ और बस्ता बे कहा जाता था। तो ये 55-110 का मतलब होता है कि अगर कोई सर्वेलेंस लिस्ट पे है तो उसको हम 10 नंबरी भी कहते हैं। तो अगर किसी शख्स को अगर ये बताया जाए कि तुम 10 नंबरी बदमाश हो, तो ज़ाहिर है उसके लिए बड़ी ये माशरे के अंदर एक बड़ी ड्रैगेटरी सी बात होती है। तो इस लिस्ट में आने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा तैयार होगा। तो जब उनको नोटोरियस क्रिमिनल जब इस लिस्ट पे आए तो लोगों को पता चला कि ये तो वाकई 10 नंबरी बदमाश था। और जब उसकी थानों पे हाज़िरियाँ लगती हैं तो फिर पूरे माशरे को पता चलता है कि ये जिससे हम बहुत डरा करते थे ये तो बेचारे की हैसियत बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, तो ये तो बेचारा खुद हाज़िरियाँ लगवाता फिर रहा है। तो इस तरह से डेफिनेटली जो है वो उनकी साख पे कारी ज़रब लगती है। हाँ जी, साख मजरू होती उसकी डेफिनेटली जो उसकी क्रेडिबिलिटी एज अ क्रिमिनल है वो डेफिनेटली हर्ट होती है। फिर उसके बाद जो छोटे क्रिमिनल्स होते हैं वो फिर उससे एक लेसन सीखते हैं कि कानून जो है वो अपनी हरकत में आ चुका हुआ है, तो वो डेफिनेटली फिर दे आर मोर कॉशियस। उसके बाद ये जो छोटा मोटा जो हमारा जो ये ठग होता है, क्रिमिनल होता है, तो उसको फिर डेफिनेटली जो है वो भी फिर ज़ाहिर घबराना शुरू करता है। हमने देखा है कि जब से ये बदमाशों के और गुंडों के ख़िलाफ़ जब से एक्शन शुरू हुआ है, हमारा जनरली क्राइम रेट नीचे चला गया। ऑलमोस्ट अबाउट 25 to 30% हमारी 1-5 की कॉल्स जो हैं रॉबरी की और ये जो स्ट्रीट क्राइम होता है उसकी, वो नीचे आई हुई हैं। तो दैट मीन्स कि इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होता है जिसकी वजह से क्राइम की कॉल्स जो हैं वो 1-5 की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी FIR, आई एम टॉकिंग अबाउट 1-5 कॉल्स। FIR में तो फिर भी हम कहते हैं ना कि हमने किसी ने गड़बड़ कर दी, पर्चा नहीं दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन 1-5 की कॉल रिकॉर्डेड होती है सेफ सिटी में, जो कि एक डिफरेंट एजेंसी है और वो हमारी कॉलों को छुपा नहीं सकते वो। तो हमारी जनरली 25 to 30% 1-5 की कॉल्स रॉबरी, डकैती और जो इस तरह के जो क्राइम है वो उसमें डाउन है, जिससे मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जनरली जब आप क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन करते हैं तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक से दूसरा जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है हर क्रिमिनल। तो वो या तो इलाका छोड़ जाते हैं या क्राइम में थोड़ी वो ब्रेक ले आते हैं। तो ये बेसिकली एक फिनोमेना है जो कि जिसको कि हमने ट्रिगर किया और विद दी होप्स के इंशाल्लाह इससे क्राइम में काफ़ी हद तक जो है वो। सबसे बड़ा चैलेंज बतौर CCPO क्या समझते हैं कि जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है?
बेसिकली जो है ना एज CCPO जो है ना, जो हमारी मैन मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज़ पुलिसिंग द पुलिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आई बिलीव। कि आप लोगों को एक बड़ा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि आप लोगों को इतनी सख्ती भी ना करें कि लोग काम करने से गुरेज़ा हो जाएं, और इतनी नरमी भी ना करें कि लोगों के साथ ज़्यादती शुरू कर दें। तो जो इस तरह का एक डेलीगेट सा बैलेंस क्रिएट करना इज़ अ ग्रेट चैलेंज आई बिलीव एज बीइंग द हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो जब आप एक वो बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कि पुलिस फोर्स को मोटिवेशन भी साथ में हो और फियर भी हो कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें सज़ा मिलेगी, और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा साथ में। ये बैलेंस क्रिएट करना जो है ये चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस की वर्किंग में इम्प्रूवमेंट शायद इस वजह से भी है कि दैट बैलेंस हैपन टू बी देयर। अच्छा, पुलिस का आप थोड़ा सा बैक चले जाएं, पिछले दौर में इस चीज़ को, जो आपके सीनियर थे वो इस चीज़ को लाजमी रखते थे कि पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी की इनपुट आ जाया करती थी। कौन बंदा पैसे उठा रहा है, पुलिस के कुछ अफसरान मिला के उसका ट्रैप तैयार करते थे। जिस तरह ये एंटी करप्शन वाले आजकल चाय पानी के नाम पे एक कैंपेन करके तो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इसी तरह का। तो वो आजकल कुछ चीज़ें इस तरह की मंजरेआम पे आ नहीं रही। वसाइल की कमी है, मैन पावर की कमी है, या वो सिस्टम अब रहा नहीं इनपुट देने वाला पुलिस को? नहीं, हमारे पास जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, जो कि हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी जिसको हम कहते हैं, हमारे पास 2 डिफरेंट लेवल्स पे हम ये करते हैं। स्पेशल ब्रांच भी एक लेवल पे खेल रही होती है इसी, और उसमें जो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होते हैं अनस्क्रूपलस एक्टिविटीज़ में, या जो आपने रिश्वत की बात कही है, तो वो उधर से भी रिपोर्टिंग हो रही होती है। फिर हमारी एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच है जो कि वो भी इस चीज़ के जो मॉनिटर कर रही होती है। तो हमें बेसिकली फीडबैक मिल रही होती है कि किस थाने का थानेदार क्या कर रहा है। तो ये मॉनिटरिंग इज़ ऑलवेज देयर। मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अगर आप पुलिस को देखते हैं तो मेरे ख्याल से जितनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस के अंदर है एम्प्लॉईज़ की, शायद ही प्रॉब्लली किसी डिपार्टमेंट के अंदर हो। मैं समझता हूँ कि जितनी सज़ाएँ और जज़ाएँ भी आई वुड से पुलिस में मिलती हैं, शायद प्रॉब्लली किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी ना मिलती हों। आप समझते हैं कि कोई वक्त ऐसा आ जाएगा, कुछ साल बाद चलें, जिसमें हमारा जो जवान है उसकी ड्यूटी 8 घंटे से तजावुज़ ना करे, कुछ इस तरह का सिलसिला हो सके? कभी आप समझते हैं, या ये ख्वाब रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल अचीवेबल है। अभी भी बाय एंड लार्ज तो हमारी 8 ही घंटे की शिफ्टें चल रही हैं, लेकिन कुछ ख़ास मौक़ों पे जैसे अभी मुहर्रम है तो ज़ाहिर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम थोड़ी सी वो शिफ्टें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन ये अचीवेबल है और हम कर भी रहे हैं इसको, लेकिन इसको बिल्कुल उस तरह से स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से ये प्रॉबली नियर फ्यूचर यू विल सी कि 8-8 घंटे की शिफ्टों में लोग काम कर रहे होंगे। और मीनार पाकिस्तान वाले साने पे आप समझते हैं कि बहुत जल्द आप उन लोगों तक पहुंच जाएंगे? और क्या स्टेटस है उस केस का? इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुंचेंगे। उसमें बेसिकली जो है वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल जो उसमें इन्वॉल्व थे। उसमें हमने बहुत सारी वीडियो फुटेज और स्टिल तस्वीरें वो हमने कलेक्ट कर ली हुई हैं। अब वो नादरा की मदद से हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसमें आइडेंटिफाई हो जाएं, और आइडेंटिफाई होंगे तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर पकड़ेंगे। एंड आई थिंक नादरा की तो छुट्टी है, उसका क्या फिर आपने किया? आज नहीं, वो कर रहे हैं, हमें असिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हेल्प आप जल्द पहुंच जाएंगे उन तक? इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इनकी वजह से हमें जनरली बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई है एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी। तो इनको मेरे ख्याल से कैफरे किरदार तक पहुँचाना इनका बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया होगा जी, थैंक यू सो मच। आज के दौर का जो सबसे अहम तरीन आप कह लें इंग्रेडिएंट है, या जो अहम तरीन चीज़ है, वो यही है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और अमन का दर्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माशरे को फिर टॉलरेंस की तरफ भी लेके जाए, और जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है उसकी नफ़ी भी हो सके, और सबसे बढ़कर यूनिटी का दर्स जो है
वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन फिर जो है वो बचता है। इसी हवाले से अमन कारवां जो है इसका मकसद, इसकी रूह, इसकी स्पिरिट जो है, और फिर सारे उलमा के साथ कमिश्नर साहब, CCPO साहब, IG साहब और सारी जो हायरार्की है उसके साथ इसका दर्स देना, और फिर अमन कारवां के ज़रिए जुलूस तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना, लोगों से मिलना, उनसे बात करना। और ये बेसिकली सिंबल है कलेक्टिव विजडम का कि सारे लोग मिल बैठें और जो भी कोई मसाइल पेश आ रहे हैं उनको बाहमी तौर पर इनपुट के ज़रिए हल किया जाए। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए कमिश्नर साहब। क्या सोल है जी, रूह क्या है अमन कारवां? इससे पहले इस तरह की नज़ीर शायद नहीं मिलती, तो इसके पीछे क्या मोटिव था बुनियादी तौर पर, और कहाँ से ये सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया? बड़ा अच्छा आपने ओपनिंग अपने रिमार्क्स के अंदर इसको बयान भी किया, और मेरा ख्याल है कि बड़ा एप्टली आपने अल्फाज का चुनाव भी किया इसको एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है ये क्या है। मेरा ख्याल है कि उसमें शायद एडिशन की गुंजाइश तो नहीं है, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको बयान किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अमली मुजाहरा है। हम बातें करते हैं कि हमारे दरमियान में अमन भी है, इत्तेहाद भी है, और हम मिलजुल के रहते हैं, कोई हमारे दरमियान में फूट ना डाले, और इस तरह के मामलात हम मुहर्रम से पहले शुरू कर देते हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मीटिंग्स होती हैं, वो बंद कमरे में मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में ऑब्वियसली उस मीटिंग का बहुत फ़ायदा होता है हमें, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है। यानी कि आप ये समझ लें कि ये हमारी आज मीटिंग भी हो रही है और ये अमली मुजाहरा है। ये हम तमाम लोग मिल के, तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिल के इन तमाम जगहों पे गाए बगाए जाके लोगों को अमली मुजाहरा पेश कर रहे हैं कि देखें, हम सिर्फ बातें नहीं करते कि हम एक हैं, बल्कि हम अमलन भी आज आपके साथ, आपके दरमियान में मौजूद हैं और एक है। और किसी लोकल जगह पे कोई छोटी सी चपकलिश आपस में किसी बड़ी लड़ाई या किसी बड़े बदगुमानी या किसी बड़ी गलत फहमी का सबब न बने, उसको भी कंट्रोल इस बहाने से हम करते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जाके। क्योंकि कमिश्नर साहब बहुत सारे वाक़यात जब इन्वेस्टिगेट हुए पता चला कि उसमें बदगुमानी ही थी, कुछ और मिला ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ना सिर्फ बदगुमानी होती है बल्कि समटाइम्स ये भी होता है कि मौके पर किसी ने उसको अटेंड नहीं किया, छोटी सी बात थी, किसी ने तवज्जो नहीं दी, और फिर वो बेतवज्जोही की वजह से वो फिर बढ़ते बढ़ते किसी ज़्यादा बड़े फसाद का, और उसमें ऑब्वियसली फिर जब इस तरह का वाक़या होता है तो कोई ना कोई फसाद फैलाने वाला शख्स उसका एडवांटेज भी लेता है। तो ये तमाम लोग इकट्ठे होकर आज ऐसे तमाम सेगमेंट्स की या ऐसे तमाम लोगों की नफ़ी करने निकले हैं जो हमारे दरमियान में फसाद फैलाने के बारे में सोच भी रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि न सिर्फ हम इकट्ठे हैं बल्कि हम अमलन इकट्ठे होकर इन तमाम जगहों पे जा रहे हैं, और जाके न सिर्फ अपने लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो हमारे लोग वहाँ पे ड्यूटी पर मामूर हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि तमाम लोग जो इन मजहबी रसूमात की अदायगी कर रहे हैं उनके साथ न सिर्फ हौसला अफजाई बल्कि उनको भी ये बताने के लिए कि हम उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उनको भी साथ साथ देखने के लिए और इनको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ आ रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपका मैसेज है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसी मैसेज को अगर आप लेकर रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और आप यूसी लेवल तक जाएं और वहाँ से आपने जो इनपुट्स ली अभी तक उसमें आपको पता चला होगा कि बेशुमार अदम बर्दाश्त के मसाइल या गलत फहमी के मसाइल या बदगुमानी के मसाइल गलत तालीम देने की वजह से शुरू होते हैं। तो इसी तरह सारे डेलीगेशंस हर जगह मदारिस का, मसाजिद का, छोटे स्कूलों का, छोटे मदरसों का और प्राइमरी एजुकेशन का ख़ास तौर पे जो सर बुनियाद है जहाँ से दुनिया आगे तक लेके जाती है। PhD तो तवज्जो की मरकूज़ होनी ही चाहिए, लेकिन आप जब तक अपना प्राइमरी सिस्टम को ठीक ना करें, बच्चों की बुनियाद ठीक ना करें, तो ये शायद बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएं। तो क्या ये प्लान को आप माशरे के रोशनी फैलाने के लिए एग्जीक्यूट करें, नेक्स्ट करेंगे जी किसी लेवल पे? बिल्कुल। देखिए, मैं आज भी आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो प्लान है ये बेसिकली आप समझ लें सुपरलेटिव डिग्री का प्लान है। हमारी तमाम जो छोटी मजालिस जहाँ भी चल रही हैं, हाँ वो छोटी एक्टिविटी है या बड़ी एक्टिविटी है, वहाँ पर हमारी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पर हमारी अमन कमेटीज़ मौजूद हैं। ये जो हमारी ज़िले लेवल की अमन कमेटी है ये जाके उस अमन कमेटी से जाके इंटरेक्ट करती है कि आप लोगों का मसला, कोई काम, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू जो इंतज़ामिया ने हल ना किया हो। सो ये आप समझ लें कि ये बड़ी अमन कमेटी का छोटी अमन कमेटियों के पास जाना है और उनकी हौसला अफजाई करना है और उनको ये भी बताना है कि हम आ रहे हैं। हम अगर ना जाएँ तो हो सकता है वो जो छोटी अमन कमेटियाँ वो इतनी फ़ाल ना हो, हमारे जाने से वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो भी फ़ाल हो जाते हैं।
लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये जो पैगाम है, ये पैगाम ऑब्वियसली बहुत पहले से देने का है। ये जो बर्दाश्त का सबक है, ये हमें अपनी तालीम गाहों में, अपने मदारस में, अपने घरों में तमाम लोगों को इसमें अपना एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और लोगों को ये सबक देना चाहिए। क्या हाल है आपके? खैरियत से? नाम अपना पूरा बता दें। मोहम्मद अली नक्शबंदी मेरा नाम है और मैं सेंट्रल पीस कमेटी का मेंबर हूँ। नक्शबंदी साहब, फ़लसफ़ा हुसैन, इस पे तो सारी दुनिया लिखती जाए तो बयान नहीं हो सकता। क्या आप इसको इस फ़लसफ़े की रूह से आज के माशरे हमें क्या इसे सीखने की ज़रूरत है जो आप समझते हैं कि मिसिंग है बड़ी शिद्दत के साथ? पैगाम हुसैन ये है कि अपने इक़्तिदार, अपने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला होना चाहिए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला जिन कदरों का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिस दीन के लिए, नाना जान के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, वो दीन मेरा और आपका ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। अखलाक में, मामलात ज़िंदगी में, लोगों के साथ रवैयों में। और आज हमारे अंदर कभी इसी बात की है कि मैं सब कुछ अपने लिए चाहता हूँ, दूसरों के लिए कुछ कुर्बान नहीं करना चाहता। इमाम अली मकाम ने दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। तो अगर हम दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा कर लें तो माशरे के अंदर अमन और सुकून, रवादारी यकीनी तौर पर। अदम बर्दाश्त को किस तरह टैकल किया जाए? आप देखें, चंद दिन पहले जो दरिंदगी आपको नज़र आई मीनार पाकिस्तान पे, जो रिस्पेक्टेड खातून के साथ एक जमे गफ़ीर ने की, 400 से ज़ायद उनकी तादाद है। इस तरह के वाक़यात पे क्या आपके इनपुट है? किस तरह सोसाइटी इन सारी चीज़ों से बच सकती है? क्या किया जाए? स्टेट का किरदार ना मदरस करैक्टर होता है। स्टेट अपने रवैयों पे अगर गौर करेगी तो मुआशरे की तरबियत के लिए, ये जो हमारे चैनल्स, आपका मीडिया है और सोशल मीडिया है, ये मुआशरे की तरबियत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया का +295 हम इसको नेगेटिविटी में यूज़ करते हैं। अगर इसमें पॉजिटिवली पैगाम जाएं, अगर इस वाक़े की बात करेंगे तो इसकी मिसाल तो जंगल में भी नहीं मिलेगी। वो दरिंदगी है, वो वहशत है। और इसके लिए हम ये फिर वही मैं कहूँगा कि उसवा रसूल और उसवा अहले बैत, कि उन्होंने अपने किरदार से, कहते हैं कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शाह अबरार ने कर ली। महबूब कौनैन सल्लम के उसवे कामिला की हमें ज़रूरत है जी। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको बेहतर करने के लिए तरबियत, तालीम और ये सारी चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तालीम हम लेते किस लिए हैं कि अंदर की वाशत और अंदर का जो जानवर है वो कानून और ज़ाब्ते के दायरे में आ जाए। कवानीन मुआशरे में बनाए किस लिए जाते हैं? ये अक्सर कहा जाता है इस्लामी सज़ाएँ सख्त हैं। आज की अगर सूरत हाल को देखें तो आप ये तस्लीम करने पे मजबूर होंगे कि इस्लामी सज़ाएँ मुआशरे को बैलेंस रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जामे अशरफिया से मेरा ताल्लुक़ है और आज इस काफ़िले के साथ हूँ मैं। असद उबैद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़लसफ़ा हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक कौन सी चीज़ें अभी सोसाइटी में आप समझते हैं कि जिनकी फौरी तौर पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, फौरी उस फ़लसफ़े को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान को बहाल रखने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत की तालीमात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आप देखें कि जिस तरीके से अदम बर्दाश्त का कल्चर वो हर तबके में आपको नज़र आता है, यकसा नज़र आता है। मीनार पाकिस्तान 2-4 दिन पहले जिस तरीके से हुल्लड़बाजी करके वो खातून को नोचा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, 400 लोगों के मॉब ने दिन दहाड़े इकबाल पार्क में ये किया, तो कहाँ आप समझते हैं सुकम है, आपकी दानिश में कहाँ बुनियादी गलती है जो एड्रेस होने वाली है? मैं ये समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त की तो इजाज़त किसी भी सूरत नहीं है। और ये जो आप वाक़या का जिक्र कर रहे हैं, ये मेरी दानिश में ये तो कोई शरारत है या कोई ऐसा काम कभी हुआ नहीं है। ज़िंदगी में हमारे भी 50-60 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमने ऐसा वाक़या कभी सुना नहीं है कि एक खातून को इतने सारे लोग जो हैं वो उस पर हमला आवर हों या उसकी। हालांकि हमने तो सुना कि उसे प्रोटेक्ट करने बहुत सारे लोग आते हैं, बचाने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल रवायात के उलट हो गया जो हमारी रवायात है। ऐसा ही होना चाहिए, उसको बचाने के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था।
लेकिन क्या वजह है ये तो अब आप हजरात ज़्यादा बेहतर जानते हैं या इंतज़ामिया बेहतर जानती है कि इसकी असल मुहर्रिकात क्या हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। लॉ पे इम्प्लीमेंट को लेकर रियासत आपको, कानून आपको, इदारे आपको, आप मुतमईन हैं इन सारी चीज़ों से बतौर आलम दीन, या आप समझते हैं कि बहुत सारे इदारे, बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूम उनमें मौजूद है आपकी रिफॉर्म्स को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर? बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि अभी बहुत सारी हमारी वो जो तरजीहात हैं उनमें कमी है। हमें इंसाफ की कमी है, हमारे साथ माशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उसमें हमें बहुत काम करना पड़ेगा। अभी मेरा ख्याल है कि जितनी ज़रूरत अमन की है उतनी ही इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए भी है। जो चीज़ आप इधर बैठ के सोच रहे हैं, इंतज़ामिया के साथ ऑन बोर्ड हैं, अपना खैर सगाली का पैगाम लेके जा रहे हैं, हम आहंगी का पैगाम लेके जा रहे हैं, जो फ़लसफ़ा हुसैन अलैहिस्सलाम है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स दूर उफ्तादा इलाके, छोटे ज़िले, छोटे कस्बे, वहाँ के लोगों तक ये वेव्स जो आप इधर बैठे सोच रहे हैं वहाँ मुंतकिल नहीं हो रही, जो कि बहुत बड़ा एक बैरियर है। आप समझते हैं इसकी क्या वजह है, और कब आप समझते हैं कि वहाँ तक, रूट्स तक भी ये रोशनी जो आप सारे मिलकर इंतज़ामिया के साथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक भी जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा कोई वाक़या किसी भी जगह पर नहीं होता, कोई भी जी शऊर इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। हमारा तो, मैं तो इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा जो लहराया था वो मेरे बुज़ुर्गों ने लहराया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी, मगरबी पाकिस्तान में भी और मशरक़ी पाकिस्तान में भी। तो हम ये इसको अपना घर समझते हैं और अपने घर की हिफाजत करना हमारा ये फ़र्ज़ है। तो इसलिए हम आज इस काफ़िले के साथ निकले हैं कि इस काफ़िले को लेकर चलें और इस घर में अमन व अमान को बहाल रखने के लिए हम इसके साथ शाना बशाना चलें। और हमारे बुज़ुर्गों ने, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त ये कहा था कि अपना मसलक छोड़ो नहीं और दूसरों के मसलक को छेड़ो नहीं। रवादारी का पैगाम उन्होंने उसी लम्हे दे दिया। जी हाँ, उस वक्त दे दिया। जी हाँ, जब ये चीज़ें बहुत पीक पे चली गई थी। बिल्कुल ऐसा ही बड़े मसाइल, हम उनकी रिवायात को लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। हज़रत साहब, आपने ख़ुद कभी ज़ाती तौर पर ये महसूस किया कि जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं ख़ास तौर पर प्राइमरी लेवल पर, और जो उनको पढ़ाने वाले हैं, हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड मदारिस की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे बस, इससे ऊपर की बात नहीं कर रहे, वो आप समझते हैं कि उन सारे मेकनिज़म से जो तालीम देने के टूल्स हैं वो सारे आप उससे मुतमईन हैं, बेहतर हैं, या कहाँ कहाँ वहाँ भी सुकम है, वहाँ भी गलतियाँ? फ़ाद साहब, ये हमारा निज़ाम तालीम जो है ना, इस पे हमारे सरकार की कोई गिरफ्त है ही नहीं। मतलब एक स्कूल में कोई निज़ाम चल रहा है, दूसरे स्कूल में कुछ निज़ाम चल रहा है, कभी हुजूर की हदीसें निकाली जा रही हैं, कभी आयात को निकाला जा रहा है। तो ये जब हम अपने बच्चों को तारीख़ नहीं सिखाएंगे, ना तारीख़ पाकिस्तान का दरस दिया जा रहा है, ना तारीख़ इस्लाम का दरस दिया जा रहा है, ना हम सीरत पे कोई बात कर रहे हैं, जब तक हम इसको, सीरत को, तारीख़ पाकिस्तान को, तारीख़ इस्लाम को स्कूलों में नहीं लाएंगे, हमारे बच्चों की तरबियत सही नहीं हो सकेगी। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। तो इस निज़ाम को बेहतर, प्राइमरी को ख़ास तौर पे, जी हाँ, यही बुनियाद है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बुनियाद यही है। यहाँ से तो बच्चे ने बनना, इस बच्चे ने जब भी पढ़ के निकलना है तो प्राइमरी के ज़रिए ऊपर जाएगा। अब छोटी बच्चियाँ, ज़ैनब कत्ल केस आप ले लें जी, उसके बाद बेशुमार लोग, बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के मसाइल, इवन वो मदारिस की हद तक भी, हर तबका फ़िक्र के लोग, हम फ़कत एक ही लोगों की बात नहीं कर रहे, माशरे के बेशुमार ऑर्गन्स की तरफ से यही प्रैक्टिस, इन चीज़ों को कैसे आप समझते हैं कि एड्रेस किया जाए? और एक बेशुमार और सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं जो मीडिया की आंखों से भी ओझल हैं। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि ये हर तबके में मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजों में और मदारिस में हो, ये हर जगह पे मौजूद है। इट्स अ माइंडसेट, किसी जगह भी हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि इसकी पुरजोर हम मज़म्मत करते हैं
और इसको रोकने के लिए जो भी इक़दाम हम और हुकूमत मिल के कर सकते हैं तो इसको करना चाहिए और उसको फौरी तौर पर सज़ा देनी चाहिए। ये मैं देखता हूँ कि वो आदमी पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों में उसकी ज़मानत हो जाती है, वो बाहर आ जाता है, फिर वही काम करता है। तो कानून में हमारी ये जो हुक्म मौजूद है इसको ख़त्म होना चाहिए और ऐसे बच्चों, ऐसे आदमियों को सज़ा सख्त देनी चाहिए। आज के दौर में आपकी बतौर मुबल्लिग और मशाइख और उलमा इकराम के तौर पर आप समझते नहीं कि चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई? बिल्कुल जी, ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और मीडिया को चाहिए कि वो कोई फ़ाल किरदार अदा करे, इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। जब मीडिया इसको मुस्बत किरदार अदा करेगा तो मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा बाशऊर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। प्रोफेसर महमूद गज़नवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। इस अमन मार्च को किस तरह आप देखते हैं और इसकी अमन की लहरें दूर उफ्तादा इलाकों तक कैसे जाएंगी जहां लोग बेशुमार कन्फ्लिक्ट कर बैठते हैं या जाली तरह की बदगुमानी के पीछे बहुत बड़े सानहे को जन्म दे देते हैं, उन तक एड्रेस कैसे आप करेंगे? आप समझते हैं कि इसकी लहरें बहुत दूर तक जाएंगी? जी, मैं समझता हूँ इसकी लहरें बहुत दूर तक जाएंगी। पहली बात तो यह है कि कोई सोच और फिक्र जो होती है उसकी, आप दिल में भी कोई बात सोचते हैं तो उसके भी असरात दुनिया पे मुरतब होते हैं। ये तो बाकायदा तौर पर इतने उलमा का एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है जमा करके CCPO लाहौर साहब और कमिश्नर साहब लेकर जो निकले हैं, यकीनी तौर पर इससे मसाजिद के उलमा पर एक असरात जाएंगे, उनकी गुफ्तगू में बेहतरी आएगी, उनकी सोच में बेहतरी आएगी और मैं समझता हूँ कि फ़िरका वारियत कम होगी, यकीनन इसके असरात होंगे। इस सोसाइटी के अलमिए डायलमास बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे एक नया सानिया रूनमा होता है, उस पर फिर वावेला किया जाता है और उसके बाद एक नया सानिया उसका मुंतज़िर होता है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप देखें, आप दूर ना जाएं, आप ज़ैनब कत्ल से केस से देख लें, ज़ैनब कत्ल के बाद आप चूनिया बाईपास केस आ जाएं, आबिद मलिक केस आ गया, मतलब हाय हर बदलते दिन। उसके बाद आप मीनार पाकिस्तान वाला जो हल्ला गुल्ला हुआ, इस कदर ब्रूटल और इस कदर वहशी अंदाज में कि ख़वातीन हमारे पूरे पाकिस्तान की, इंटरनेशनल लोग, वो सारे उनके दिल बैठ गए और लोग समझते हैं कि शायद हमारी बेटियां तो मीनार पाकिस्तान जाएंगी नहीं तो वो शायद महफूज हैं। इस तरह की अपने आप को तसल्लियाँ दे के लोग अपने आप को उस वाक़े से डिसएसोसिएट कर लेते हैं, अपने आप को समझते हैं कि शायद हम इस वाक़े से हम मुतासिर नहीं हुए। तो बतौर मुबल्लिग आपका क्या इनपुट है इन सारे मामलात पर? पहली बात तो है कि वाक़े की तहकीकात अभी सामने नहीं आई। मैं खुद हैरान हूँ कि कौम तो वैसे बड़ी गैरतमंद है और ख़वातीन की हिफाजत के मामले में मैं नहीं समझता कि इतनी कोई कोताही मौजूद है। उसके बावजूद ये वाक़े की जो बाज़गश्त आ रही है, ये तो मुकम्मल तहकीकात के बाद समझ आएगी कि वो कौन लोग थे और आया कि वो ज़्यादा लोग मुलविस थे या जितनी ज़्यादा हाइपर बताया गया वाकई उसकी हाइप इतनी है भी वाकई की, या चंद लोग थे या कोई एक ग्रोह था, कोई जाहिलों का एक ग्रोह हो सकता है। वैसे मैं यहाँ आपकी तवज्जो इस बात पे भी ज़रूर दिलाऊंगा कि वाक़यात इससे पहले भी होते रहे हैं। जैसे जावेद इकबाल था, उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि अब अगर कोई भी वाक़या होता है, वो किसी दौर में भी हुआ, बुरा हुआ, लेकिन इस दौर में वो वाक़या ये जो सोशल मीडिया की वजह से और दूसरे आप लोगों के भी ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से वो वाक़े की बाज़गश्त ज़्यादा होती है अब। और वाक़यात तो मेरा ख्याल इससे पहले भी रूनुमा होते थे, लेकिन उनकी बाज़गश्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं समझता हूँ इससे बड़े अच्छे असरात भी हैं सोसाइटी पर कि हर बंदा जो जालिम है उसको ये भी पता चल गया कि मैं कुछ करूँगा तो अगर इदारे तवज्जो नहीं करेंगे या मज़लूम जो है कमज़ोर होगा तो मेरी सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठ जाएगी, तो जालिम अब मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा डरेंगे। अच्छा, दूसरा फ़लसफ़ा हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर क्या फौरी तौर पर रिफॉर्म्स माशरे में होने की ज़रूरत है और क्या बहुत सारे उसमें तो
वो तो एक ऐसा फ़लसफ़ा है कि जिस पे आप सारी दुनिया लिखना शुरू कर दे तो उसका अहाता ना कर सके, पूरी दुनिया उसको बयां करना शुरू कर दे तो उसका एक लफ्ज़ बयां ना कर सके। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से फौरी तौर पर लेकर और माशरे में अप्लाई करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके बाद वाक़े करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक जालिम और जालिम का साथ देने वाले और एक मज़लूम और मज़लूम का साथ देने वाले, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम कर दी है। यही इस बेसिक इस्लामी फ़िक्र ही ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही पैगाम दिया, फिर वाक़या करबला में इमाम हुसैन ने भी यही पैगाम दिया कि मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं। मज़लूम कमज़ोर हो, मज़लूम तादाद में थोड़े हों, लेकिन हमें सिर्फ ये फ़ैसला करना है कि हम इस जो लाइन है इसके किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं, जालिम वाली साइड पे या मज़लूम के साथी की। एक लाइन ड्रा हो गई जी, एक लाइन ड्रा हो गई जालिम और मज़लूम के दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सैयद खुर्रम अब्बास नकवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ठोकर नियाज़ बेग हम मौजूद हैं और ये अमन काफ़िला जो है वो शाहजी तक पहुंचा है। इन्होंने ही इन्हें इसे रिसीव किया और इनके तासुरात क्या हैं और इसका सर्कल, इसका दायरा कार कहाँ तक फैलेगा, इसकी वेव्स कहाँ तक जाएंगी, ये वो सारी बुनियादी चीज़ें हैं। और फ़लसफ़ा हुसैन अलैहिस्सलाम जो है सोसाइटी पे कहाँ कहाँ फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अमन काफ़िला आया है, सारे मकातिब फ़िक्र के उलमा आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। CCPO साहब कुछ सेकंड्स में आपको ज्वाइन करने वाले हैं, कमिश्नर साहब कुछ सेकंड्स में आपको ज्वाइन करने वाले हैं। इस तरह के अमन काफ़िले पहले नज़र से नहीं गुजरे, अमन कमेटियाँ ज़रूर बना करती थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह से कि 24-24 घंटे उलमा और ज़ली इंतज़ामिया, पुलिस की हाई प्रोफाइल क़यादत इकट्ठा गुजारें, एक एक लम्हे को मोनीटर भी करें, डिस्कशंस करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपस में राब्ते में रहें, ये मिसाल पहले नहीं मिलती। क्या आपका इनपुट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये निज़ाम, ये चीज़ें पहले नहीं थी मिलती और इनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं, ये हमारे पास आए हैं और ये इस चीज़ का सबूत है कि मौला इमाम हुसैन हम सब के हैं और ये जो आज़ादारी है ये नवासा रसूल की हम जो बिछाते हैं, उनके शहादत का गम मनाते हैं, ये हमारे गम में हमारे साथ शरीक होने आए हैं और हम इनके इस चीज़ से शुक्रगुज़ार हैं और हम इस चीज़ को पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस साल इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। शाह साहब, आप नहीं समझते कि यही वो यूनिटी है कि इस यूनिटी की बुनियाद पर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ एड्रेस हो सकते हैं? इसी इत्तेहाद की बदौलत बेशुमार जो सोसाइटी के डायलमा कुछ अलमी आपको नज़र आते हैं, वो जिसमें आप लेटेस्ट तरीन मीनार पाकिस्तान में 400 के करीब गुंडा नासिर की तरफ से लड़की को जो है वो ज़दोकोब किया गया और कपड़े फाड़े गए, नोचने की कोशिश की गई, वो सारी चीज़ें, तो ये समझते हैं कि ये यूनिटी जो है बहुत सारे सोशल मसलों को हल कर सकती है? जी बिल्कुल हल कर सकती है और ये हमारा पॉजिटिव जो ये पैगाम है, जो लोग इस चीज़ को कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करते कि ये एक होके मिल के ये सब कुछ आज़ादारी कर सकें और ये सोशल जो सिस्टम है उसमें ये एक पॉजिटिव किरदार अदा करेगी। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये दायरा वसी हो के पाकिस्तान भर के उन दूर उफ्तादा इलाकों तक भी जाएगा जहाँ बिला वजह बदगुमानी जन्म ले लेती है और बड़े बड़े सानहात खुदा न खास्ता? वो बुनियादी नुक्ता यही है कि उस बदगुमानी को कोई एड्रेस करने वाला नहीं खड़ा होता, कोई गेट कीपिंग वाला नहीं होता, उसे रोकने वाला नहीं कोई होता। तो आप समझते हैं कि ये दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसी होता जाएगा और हंगामी बुनियादों पर इसे वसी करने की ज़रूरत भी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जो अभी जो CCPO साहब ने ये जो काविश शुरू की है, ये जो हमारे साथ उलमा इकराम तमाम मसालिक के हैं, ये किस तरह जिस तरह हम लोग बिल्कुल आपस में शीरो शक्कर की तरह हैं। हम लोग बिल्कुल, ये CCPO साहब ने गुलदस्ता से जाया इतना प्यारा, जिसका मैसेज मैं समझता हूँ ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जाएगा, और ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा जिसका बहुत अच्छे नताइज आएंगे। ये जो फ़िरका वारियत है, इसकी वजह से फ़िरका वारियत ख़त्म होगी। ये जो लोगों के अंदर हवानियत है, जब ये उलमा कराम अपने मेंबरों से अमन का दर्स देंगे तो वो जो हवानियत है लोगों के अंदर से वो भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से ये हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। मुबल्लिग उलमा ये सारे समझते नहीं हैं कि जिस तरह दौर के चैलेंजेस बदल चुके हैं, यूथ के चैलेंजेस कुछ और हैं, लोग जो हैं वो कुछ और सुनना चाहते हैं। इन सारे मामलात में सिंक्रोनाइजेशन की भी ज़रूरत है। उलमा के चैलेंजेस, मेंबर के चैलेंजेस बढ़ गए, आप समझते हैं? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अब चैलेंजेस वो पहले वाले नहीं रहे। अभी हमें जो है ये जो तफरकाबाजी आपस में हम लोग करते हैं, इससे बाहर आना चाहिए। अभी CCPO साहब का ये जो पहला कदम है और कमिश्नर साहब का ये पहला कदम है, मैं ये समझता हूँ कि इससे इतना ज़्यादा एडवांटेज होगा कि ये मैसेज जो है, ये जो हमारा अमन का कारवा चल रहा है, इसका मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में जब स्प्रेड होगा तो इंशाल्लाह जो उलमा इकराम जो मेंबरों से दर्स देते हैं, वो जो पहले दर्स देते थे तफरकाबाजी का, इंशाल्लाह अब वो सुलह सफाई का इंशाल्लाह दर्स देंगे और आपस में शीरो शक्कर होने का दर्स देंगे। और इंशाल्लाह हम सबको मिल के रहना है। ये मुल्क हमारा है और इंशाल्लाह हम इसके जो है हमारा खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क के लिए हाजिर है। यही प्रैक्टिस आप समझते हैं कि आदम बर्दाश्त के कल्चर को भी उसकी नफ़ी भी करेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह, यही प्रैक्टिस उसकी भी नफ़ी करेगी इंशाल्लाह। या इस सारे गुलदस्ते में और मजीद क्या रिफॉर्म्स हों और इसमें क्या बेहतरी आए, आपका पैगाम मजीद मौसर होता जाए? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह CCPO साहब ने ये कदम उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि तमाम डिविजनल जो मतलब पंजाब लेवल के ऊपर जो है, जो इतने हमारे RPO हैं या कमिश्नर हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये कदम भी साथ उठाना चाहिए। ना सिर्फ मुहर्रम के लिए हो, इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के लिए भी यही काम होना चाहिए। और कोई भी इवेंट आए तो उस पर हम लोगों को इकट्ठे होकर जो है वो इवेंट मनाना चाहिए, ताकि ये पूरे पाकिस्तान का ये जो मैसेज है इंटरनेशनली जाए। जब ये इंटरनेशनली मैसेज जाएगा तो जो बाहर की हमारे जो मुखालिफ वहाँ पे कुव्वतें बैठी हैं, उनको पता चलेगा कि यार अब ये एक हो चुके हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप इधर बतौर मेंबर शरीक हैं इस वक्त, क्या समझते हैं कि फ़लसफ़ा हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उसको फौरी अगर अडॉप्ट कर लिया जाए, उसे पहन लिया जाए, उसे ओढ़ लिया जाए, तो माशरे के बेशुमार मसाइल, बेशुमार सोशल इश्यूज़ जो हैं वो हल हो जाए। लेकिन माशरे को इसे ओढ़ने की, इसे पहनने की, इसे समझने की जो रोशनी है वो उलमा ने दिखानी है। क्या वो मेथड क्या अडॉप्ट किया जाए कि ये चीज़ें आवाम तक फौरी पहुंच सके? देखें जी, ये जो कारवां आप देख रहे हैं, आप सुबह से साथ चल रहे हैं और आपने मुख्तलिफ मजालिस के दौरे किए और जुलूसों के भी दौरे किए, और जब ये कारवां वहाँ पहुँचा तो इस कारवां के वहाँ पहुँचने से जो वहाँ पर कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इनको खुले दिल से वेलकम किया। इतने ये उल्मा हैं इस काफ़िले में, और मैं किसका यहाँ पर जिक्र करूँ, ये सब एक गुलदस्ता जो सजाया लाहौर पुलिस ने, ये खुसूसी काविश थी CCPO लाहौर की, जिसको सब ने फौरी तौर पर लब्बैक किया उलमा कराम ने। और ये आने वाले दिनों में ये कारवां जो है वो चलना नहायत ज़रूरी है, सिर्फ लाहौर में नहीं। मैं ये आपके तवस्सुत से वज़ीर आला साहब को कहूँगा, वज़ीर कानून को और IG पंजाब को, कि ये कारवां हर डिस्ट्रिक्ट में, हर DPO, हर RPO, हर कमिश्नर इस तरह का कारवां चलाए। जब ये कारवां चलते हैं तो आप देखें, आपने अभी बात की कि ये कैसे लोग अडॉप्ट करेंगे, और मेंबर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भाईचारे का दर्स दिया जाना चाहिए। तो एक बड़ा अहम जुमला है कि खुद को छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना। तो ये सब इस वक्त अपना रहे हैं और एक गुलदस्ते की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं, और ये अमन व आमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हज़रत साहब, यहाँ आप तशरीफ़ लाए, बड़ा वार्म वेलकम आपको किया गया। और इस तरह की रवायात जो हैं, यही वो बुनियादी रवायात हैं जो अमन व आतिशी का दर्स भी देती हैं, और मिलकर फ़लसफ़ा हुसैन की अलैहिस्सलाम की रोशनी में माशरे को आगे बढ़ने का मौका फराहम भी करती हैं। क्या इनपुट है आपका इन सारे इशूज़ पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा काफ़िला, ये गुलदस्ता, ये उलमा मशाइख आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे इनके पास अमन का पैगाम लेकर, अखुवत और भाईचारे का पैगाम लेकर, हमदर्दी का पैगाम लेकर, एक दूसरे के साथ तावन करने का पैगाम लेकर हम यहाँ आए हैं। और ये गुलदस्ता जो है, ये जो कारवां है,
ये मुल्क में फ़िरकावारियत को और आपस के इख्तलाफ को, इंतशार को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो हमारी इंतज़ामिया की एक बेहतरीन काविश और कोशिश है। और हम चाहते हैं कि इस काविश को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो है मुल्क में जो इससे पहले अशरों में फसादात और फ़िरकावारी का सिलसिला रहा वो दोबारा शुरू ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम मदर साहब। अमन कारवां और इसके नतीजे में जो एक गुलदस्ता फूटा, जिससे उम्मीद ये रखी जा रही है कि अमन व आतिशी को फ़रोग़ दे और हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियों की और तालीमात की रोशनी में माशरा आगे बढ़े। आप लोग सारे मिल के माशरे में रवादारी कायम करें, टॉलरेंस का माहौल बने। क्या आपकी इनपुट है, क्या आप फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान काफ़ी अरसे से, अशरों से बैनुल अक़वामी हुकूमतों का अखाड़ा रहा है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि जो उलमा होते हैं वो कभी भी नफ़रत का पैगाम नहीं देते। जोहला जो जानबैन की तरफ से महराब मिंबर की ज़िन्नत बन जाते हैं, उनकी जहालतों का खुमियादा कौम को भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क पाकिस्तान में तमाम मसालिक के उलमा ही का किरदार है कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क के अंदर अमन, मोहब्बत और रवादारी की जो फ़िज़ा आपको दिखाई देती है, जिस तरह आज आपने ये जुमला कहा कि ये खूबसूरत गुलदस्ता आपके शाना बशाना खड़ा है, और इसमें यकीनन इंतज़ामिया का भी रोल है और अहलियाने लाहौर वो जो 12 दरवाज़ों के अंदर से फ़िज़ा बाहर निकलनी थी और 12 दरवाज़ों से बाहर निकलकर आज ये शहर के गिरदोपेश है। और मैं ये बड़े इसी पे साथ हैं जी इस वक्त के साथ और कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, और इस गुलदस्ते की जो खुशबू है और जो रोशनी है उसे चार सू बिखेरने के लिए, ताकि माशरा पूरा जो है वो हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और तालीमात की रोशनी में आगे बढ़ सके, ये पैगाम पूरी दुनिया तक फैल सके, ये मैसेज दूर उफ्तादा इलाकों तक फैल सके, और इसी इत्तेहाद की रोशनी में, इसी मजहबी हम आहंगी की रोशनी में ये कौम जो है सीसा पिलाई दीवार बने। कत्ले हुसैन असल में मगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।